आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के ये 5 सवाल हम लोग लिए हैं। ठीक है, ये पांचों सवाल को एक एक करके हम लोग इसका हल निकालेंगे, है ना। एक एक करके हल निकालने के बाद हम लोग समझेंगे कि किस टाइप से कौन सा सवाल का किस टाइप से उसको हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं, यही ना। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिया गया है कि 0.121212 डॉट 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 अप टू इनफिनिट तक है। इसका मतलब यही है कि ये कभी मतलब रिपीट तो हो रहा है, लेकिन किसका रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 का रिपीट हो रहा है। इसीलिए मैंने इसको लिख सकता हूं 0.12 के ऊपर बार। यहां देखिए ये वाला जो लगा हुआ बार लगा हुआ है 1 2 के ऊपर जो लगा हुआ बार, इसका मतलब ही होता है रेकरिंग, इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी 1 2 का क्या हो रहा है, आपको पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसको क्या कर रहा है कि 0.12 का बार को E/Q के रूप में व्यक्त करें या लिखें, यानी इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो 0.12 का जो बार है इसको हम लोग भिन्न के रूप में, यानी आप कह सकते हैं इसको अंश में हर का रूप में हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, आ सकते हैं इसका लॉन्ग मेथड से भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव सवाल आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए मैंने दिखा रहा हूं कैसे कम समय में, सेकंड में कैसे इसका आंसर आपको करेंगे। एक ही इसका जैसे हो गया आपका, ये देखिए 0.12 का ऊपर बार है ना, 12 का ऊपर बार है। आपको सोचना क्या है, आपको यहाँ पर सोचना क्या है कि दशमलव के बाद जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जितना अंक का भी आपके यहाँ पर संख्या दिया हुआ रहेगा, इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पहले लिख देना ऊपर में। मैंने लिख दिया ऊपर में। ठीक है, इसके बाद हम मुझे देखना क्या है, दशमलव के बाद कितना अंक में आपका बार लगा हुआ है, दशमलव के बाद कितना अंक में आपका बार लगा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या 1 और 2 दो अंक में बार है, तो नीचे आपका हर में 2 अंक में बार है, इसलिए 2 9 आपका लिख दीजिएगा। यही आपका हो गया अंश और हर के रूप में लिख दीजिए। अगर इसका सिंपलेस्ट रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे 3 4 आपका 12 और 3 3 9 3 3 यानी 4/33 आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर क्या आ जाएगा, 4/33 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, उसको किस टाइप से करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी देखता हूं हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए किस टाइप से दिया हुआ है, 0.475 का बार। ठीक है, 0.475 के ऊपर बार, इसमें नहीं है बार, ये जो 4 है इसके ऊपर में बार नहीं है, लेकिन किसमें है 75 के ऊपर बार लगा हुआ को E/Q के रूप में लिखे। यानी ये जो संख्या है इसको हम लोग को क्या करना, अंश बाटे हर के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखने के लिए कहा है। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए दूसरा का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे कौन सी संख्या है, 0.475 यानी 75 के ऊपर क्या है आपका बार, 75 के ऊपर क्या है आपका बार। ठीक है ना, तो 75 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले इसको भी क्या करते हैं, देखिए इसमें 4 में आपका बार नहीं, तो दशमलव के राइट साइड में हमको देखना है। ठीक है, किस तरह से देखना है कि यहाँ 475 है, क्या है 475, जो संख्या आपका दिया हुआ रहेगा वो संख्या को सेम टू सेम आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस किससे करना है, दशमलव के राइट साइड में दशमलव के बाद कौन सी संख्या में हम लोग का बार लगा हुआ नहीं है, तो इसमें देखा जा रहा है किसमें नहीं है, 4 में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, आपका 4 में इसको माइनस कर देंगे। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि एक अंक में बार नहीं है तो 9 के साथ माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर बार लगा हुआ नहीं होगा उसी को क्या करेंगे, उसी को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हमको देखना है दशमलव के बाद कितना अंक में बार लगा हुआ है, गिनना है कितना अंक में, कितना डिजिट में मेरा बार है। तो 1 2 अंक में मेरा यहाँ पर क्या लगा हुआ है,
12। अगर 2 अंक में लगा हुआ बार आपका तो नीचे आपका क्या होगा 2 9 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दशमलव के बाद एक अंक में बार नहीं है। जो एक अंक में यहाँ पर बार आपका नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है ये दशमलव के बाद जितना अंक में बार होगा नीचे उतना 9 लिख देना है, और दशमलव के बाद जितना अंक में बार नहीं होगा उतना आपको 0 दे देना है। ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका 4 7 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 9 आपका 12। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किए। तो इसी टाइप से आप लोग घर में भी अभ्यास कीजिए, क्वेश्चन इसी टाइप से कीजिए और हर एक क्वेश्चन को समझते हुए कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सवाल में, दोनों जो हम लोग किए हैं, दोनों सवाल में हम देखिए लेफ्ट साइड आपका 0 है, लेफ्ट साइड क्या है 0 है, 0 रहेगा इसी टाइप से, तभी आप लोग ऐसा कीजिएगा। अगर नहीं रहता तो इसको ऐड किया जाता है। इसको भी लोग लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते थे आपका इसको 0 प्लस, इसको 0 प्लस 0 पॉइंट इतना लिख सकते हैं, उसी टाइप से उसको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट बार हम लोग उसको दिखाएंगे। वैसा रहने से लेफ्ट साइड पे कोई संख्या दिया रहेगा 0 के अलावा, तब हम लोग उसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ये चीज इसके बारे में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए कि 3x² माइनस 11x प्लस 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी इस तरह से सवाल आप लोग को करवाए हैं, है ना। तो इस टाइप से 3x² माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू नहीं दिया हुआ, यानी क्या है बहुपद में दिया हुआ, आपका व्यंजक में दिया हुआ। इस तरह का जब व्यंजक रहेगा, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो चौर राशि यानी वेरिएबल का जो घात है वो कितना है 2 है, यानी क्या है ये द्विघात बहुपद है। और अगर द्विघात बहुपद होता है तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर उसको कहते हैं, यानी ये जो मिडिल वाला टर्म है इसको फैक्टर करके हम लोग उसका गुणनखंड निकालते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका निकालेंगे। अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी एक बार लिख लेता हूँ, 3x² माइनस 11x प्लस 8, यही है। ठीक है ना, इसमें करना क्या है, इसमें करना ही है कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, उसका हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, यही करते हैं ना जी। तो फर्स्ट और लास्ट को इसको जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा और x² हो जाएगा, यानी 24x² मल्टीपल करने के बाद हम लोग का आता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये 24 को मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तो 2 12 24, 2 6 12, या क्या 2 दिया आपका 6। ठीक है, तो 24 को मैंने किस टाइप से लिख दिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अभी मुझे करना क्या है, मिडिल वाला जो टर्म है यानी -11x, कितना है -11x, ये -11x को मुझे इस टाइप से लिखना है ताकि इसको जोड़ने से या घटाने से मेरा -11x आना चाहिए, और वो दोनों संख्याओं का अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए 24x² आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम होगा, हम लोग का मिडिल टर्म वाला को ही हम लोग क्या अरेंज करना है, इसी को सजाना है। ठीक है, तो कैसे सजाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस टाइप से निकाल लिए, क्योंकि इसी से मालूम हो जाएगा किसको किसको जोड़ेंगे या घटाने से मेरा 11 आ रहा है। यहाँ से देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 में से अगर 3 को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है 11 आता है। तो 8 और 3 हम लोग संख्या को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 3x² है तो 3x² को 3x² लिख देंगे, फर्स्ट और लास्ट को ज्यों करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये बीच वाला जो टर्म है इसको हम लोग को क्या करना है, आपका उस 8 और 3 में अरेंज कर देना है। तो 8 और 3 में कितना होता है 11 होता है। तो दोनों अगर माइनस रखेंगे तभी मेरा माइनस में आएगा, और माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -8x -3x, और
प्लस 8 ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए ये -3x और -8x इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24x स्क्वायर आ जाएगा, और अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा -11x आ जाएगा। यानी सही है इतना तक समझ में आ गया। अभी क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, ठीक है। चलिए निकालता हूं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x - 8 आ जाएगा, 3x - 8 लिख सकते हैं ना। इसमें क्या हो जाएगा -1 कॉमन आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा आपका 3x - 8 इसको आ जाएगा, लिख सकते हैं। अभी देखिए इसमें 3x - 8 3x - 8 दोनों सेम मिल जाएंगे, इन दोनों में हम लोग कॉमन इसमें निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों में मैंने क्या निकाल दिए, यहाँ पर 3x - 8 इसको कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, इसमें से अगर 3x - 8 निकाल दिए यहाँ क्या रह जाएगा x आ जाएगा, यहाँ पर मैंने x लिख दिए, माइनस यहाँ पर 3x - 8 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -1। यही देखिए गुना के रूप में अगर हम लोग इसको खंड कर दिए, यानी आपका पार्ट में लिख दिए, इसी को लोग क्या बोलते हैं गुणनखंड। यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, मतलब आपको मल्टीपल है गुना है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको निकालने के लिए देगा, आपको निकालना होगा कि किस टाइप से हम लोग गुणनखंड को कम से कम समय में हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चूंकि आप लोग का क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप से इसी टाइप से सवाल आप करा सकता है या रहेगा, इसी टाइप से आपको निकाल के उसके आंसर जो होगा उसमें आपको टिक का निशान लगाना है, या तो फिर उसको सार्वजनिक करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बिंदु 3 - 6 है ना, इस टाइप से जो बिंदु लिखा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक बिंदु बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग बोलते हैं। किस चतुर्थांश में है 3 - 6 किस चतुर्थांश में, इसको देखेंगे। चलिए जिनको समझ में नहीं आया है वो इस तरह से ध्यान देंगे, इस टाइप के सवाल जिनको समझ में नहीं आया है वो जरा इधर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, इस टाइप से x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं, x डैश इधर तो लेंगे हम लोग y, और इधर क्या लेते हैं y डैश, इधर हम लोग क्या लेते हैं ओरिजिन को 0 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो x एक्सिस के मतलब राइट साइड में हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप से ले लिए। ऊपर क्या लेते हैं सर पॉजिटिव 1 2 3 स्टेप से। नीचे कितना ले लिए, नीचे हम लोग -1 -2 -3 स्टेप से। इधर अगर लेफ्ट साइड में लेते हैं क्या होगा -1 -2 -3 स्टेप से जाएगा, ठीक है। तो लेन फिगर में जब हम लोग इसको लेन में ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से, तो इसको क्या कहते हैं, इधर से हम लोग जब इसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज जब लेते हैं तो इधर आता है ये वाला, इसको क्या जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, इसको तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें जो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट जो हम लोग पॉइंट लिखते हैं, है ना, निर्देशांक या बिंदु जो लिखते हैं उसमें हम लोग क्या सबसे पहले भुज वाला लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं कोटि वाला लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट का मान को हम लोग भुज कहते हैं और y कोऑर्डिनेट का मान को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो भुज में क्या है, यहाँ देखिए जितने सारे भी आप पॉइंट लिया गया ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, इधर भी कोटि में क्या है पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भुज और कोटि दोनों क्या होता है धनात्मक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, इसमें जो भुज होता है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा और कोटि जो क्या है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भुज पॉजिटिव कोटि नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग भुज भी नेगेटिव और इसको भी लोग क्या करते हैं इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। तो भुज भी आपका नेगेटिव और कोटि भी आपका नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लेते हैं आपका भुज पॉजिटिव और कोटि आपका नेगेटिव।
देखिए x का जो बिंदु होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है, और y का जो है वो क्या है आपका नेगेटिव है, इसीलिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अभी मेरा सवाल यही है कि 3 - 6 किस चतुर्थांश में होगा, 3 - 6 किस चतुर्थांश में होगा। तो मेरा सवाल यही है कि 3 और -6, यानी इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं भुज आपका क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव है। भुज पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव किसमें चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का ये मान हो जाएगा। तो मेरा क्या इसमें आ गया है किस चतुर्थांश में है, तो ये वाला क्या लिखेंगे 3 जो -6 होगा, यहाँ पर लिख देता हूं 3 और -6 होगा, ये क्या होगा चतुर्थांश का होगा, चतुर्थांश का ये, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट का हम दिखाते हैं कौन सा पॉइंट किस चतुर्थांश का बिंदु हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हमारा सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिए देखिए कि समीकरण 3x + 5 = 14 का हल क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबको करने आना चाहिए। इस तरह ही का सवाल आपका एग्जाम में पूछेगा और इसी टाइप से आपको उसका मान भी निकालना होगा। तो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है 3x + 5 = क्या है आपका 14 है ना। 3x + 5 = क्या है 14। इसमें मुझे क्या करना है x का मान निकालना है, क्योंकि का हल करने का किसी समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है उसका जो वेरिएबल होता है, उसका क्या होता है वेरिएबल। हिंदी में क्या बोलते हैं वेरिएबल को, अरे चर, क्या बोलते हैं चर। तो उसका मान मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे जो वेरिएबल होगा उसको एक साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग अलग साइड में रखेंगे। चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं या राइट हैंड साइड में, इधर भी रखिए वेरिएबल के एक साइड और आपका कांस्टेंट को दूसरा साइड में आपको रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3x ले लेंगे तो 3x = जो करेंगे तो क्या लेंगे इक्वलिटी के बाद कौन सा 14 है और यही इधर है आपके +5 है, उसको अगर उस साइड ले जाते तो क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, या आपका 3x = कितना हो जाएगा 14 - 5 कितना हो जाएगा 9। 14 - 5 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर लिख देंगे 9। या यहाँ पर देखिए x = कितना हो जाएगा 9/3 है ना। देखिए x = लिख रहे हैं तो 9 लिखेंगे और इधर क्या है 3, इधर मल्टीपल में गुना में है, इधर क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा कि नहीं। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे 3 1 3 है 3 3 है 9, यानी x = आपका क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह से आपको सारे सवाल को इसी तरह से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो हर एक सवाल को इसी टाइप से करेंगे तब हम लोग क्या होगा सही सही आंसर निकलेगा। अभ्यास करने की जरूरत है ना। मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जितना करोगे उतना आपका सही सही उत्तर भी आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले में फिर हम लोग समझाएंगे किस टाइप से और हम लोग उसको निकालेंगे।